student. Good morning everyone and welcome to the e-learning class of Pioneer Coaching Center. अगेन मैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेके आया हूँ, एक नए कंटेंट के साथ आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आज मैं फिर एक आप लोगों के लिए नए सिलेबस के साथ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए यह वीडियो। तो बहुत स्टूडेंट का ये कहना है कि सर आप जब क्लास लेते हैं, आप जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो आप उस टाइम मुस्कुराते नहीं हैं, आप उस टाइम बीच बीच में हंसते नहीं हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, जब मैं लेक्चर लेना स्टार्ट करता हूं, तो उस टाइम मेरा ये थोड़ा सा है कि मैं ज़्यादा सीरियस हो जाता हूं। मैं जो भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं, जो भी टॉपिक मैं शुरू करता हूं, तो उस टॉपिक के अंदर मैं एकदम सा विलीन हो जाता हूं, एकदम उसमें डूब जाता हूं। तो मुझे याद ही नहीं रहता है, मुझे ये ख्याल ही नहीं रहता है कि बीच बीच में थोड़ा सा हंसना भी है, थोड़ा सा मुस्कुराना भी है। तो इसके लिए मैं आप लोगों से बहुत बहुत एक्सक्यूज चाहूँगा, बहुत बहुत रिलैक्स चाहूँगा कि बीच बीच में आप लोग जो है सो इस चीज़ का ध्यान न दें। मैं जब टाइम मिलेगा, जब आप लोग इंटरफेस होगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो हमारे पास E1 रिएक्शन था, एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर E1 रिएक्शन, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आया भी है कि सर उसके मैकेनिज्म को जो है एक बार आप बता दीजिए, उसकी क्रियाविधि को एक बार और आप समझा दीजिए। तो मैं पहले उस चीज़ को डिस्कस कर देता हूँ, उस चीज़ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा डील कर देता हूँ, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर पढ़ाई करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट स्टार्ट किया था, E1 रिएक्शन देखा था, E2 रिएक्शन देखा था। तो E2 तो लगभग सभी का क्लियर है, E2 में कुछ है भी नहीं, लेकिन E1 का जो रिएक्शन मैकेनिज्म था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम आया था कि उसका मैकेनिज्म सर हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसके मैकेनिज्म के एक बार और बता दीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ टाइम निकाल के पहले उसको देख लेते हैं, E1 को समझ लेते हैं, देन हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट सिलेबस के ऊपर, नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। तो 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना है, थोड़ा सा पीछे जाना है और एक चीज को समझना है। E1 रिएक्शन ठीक है। तो इसके डेफिनेशन के बारे में मैंने क्या बताया था कि दैट्स एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच इज डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी वैसी विलोपन अभिक्रिया जो केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे, यानी जो हमारे पास क्रियाधार है, जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसकी केवल सांद्रता पर निर्भर करता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं E1 रिएक्शन। तो इसमें मैंने एग्जांपल बताया था और इसके बारे में एक नोट भी आप लोगों को लिखवाया था कि E1 रिएक्शन जो है या सबसे फास्ट होता है या सबसे तीव्रता से होता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में,
और E2 रिएक्शन जो है वह सबसे फास्ट होता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। तो इतना मैंने बताया था E1 रिएक्शन के बारे में, E1 रिएक्शन को समझाया भी था। अब इसका मैंने एक आप लोगों के पास एग्जांपल करवाया था, CH3 और यहां आ जाता है अपने पास Cl। अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं स्टूडेंट? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो यहां से देखिए हेटेरोलाइसिस जब होगा तो यहां से क्या निकलेगा? Cl। क्या निकलेगा स्टूडेंट? Cl। यानी यह हमारे पास प्रोडक्ट बन जा रहा था CH3 सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड CH2 और यहां फिर आ जाता था CH3 प्लस बाहर निकल जा रहा था KCl प्लस H2O। या एलिमिनेट हो रहा था रिएक्शन से, या विक्रिया से क्या हो रहा था? विलुप्त हो रहा था। अब इसके मैकेनिज्म को हमें बताना है, इसके क्रियाविधि को हमें बताना है कि यह क्रियाविधि कैसे हो रहा है, इसका मैकेनिज्म कैसे बन रहा है। तो देखिए क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को मैं एक बार फिर से और बता रहा हूं मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए CH3 सबसे पहले तो हम बना लेते हैं KOH को, ठीक है। तो KOH को जब तोड़ेंगे हम तो K ब्रेक होता है प्लस में और OH ब्रेक होता है माइनस में, ठीक है स्टूडेंट। देखिए K ब्रेक होता है प्लस में और OH ब्रेक होता है माइनस में। अब हम आते हैं अपने सबट्रेट के ऊपर कि हमारा सबट्रेट क्या है। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और H। देखिए CH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH2 और सिंगल बॉन्ड H। अब यहां अगर हम आते हैं तो यहां आ गया Cl, फिर यहां आ जाता है हमारे पास CH3। यहां आ रहा है बात समझ तक? यहां तक आपको दिमाग में आ रहा है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, यानी Cl यहां से बाहर निकला और H यहां से बाहर निकला, तो कार्बन और क्लोरीन में जो है, क्लोरीन का जो पोलैरिटी होता है, जो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होता है वह कार्बन से ज्यादा होता है। इट मींस यहां का दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? क्लोरीन के ऊपर, यानी क्लोरीन पे आ जाता है माइनस चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। यहां तक बताइए तो कितने स्टूडेंट को समझ में आया? चलिए अब यहाँ पे अगर H की बात करते हैं तो H का जो पोलैरिटी होता है वह कार्बन से कम होता है, तो इट मींस कार्बन पे आ गया अपने पास प्लस चार्ज और हाइड्रोजन पे और कार्बन पे आ गया माइनस चार्ज। यहां तक आ रहा है थोड़ा सा बात समझ में? तो जब यहाँ प्लस और माइनस आपस में एक साथ मिलेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा कि नहीं? डबल बॉन्ड आया है कि नहीं यहाँ? और यहाँ से Cl और H बाहर क्या निकला? HCl। क्या बाहर निकला स्टूडेंट? HCl। यानी स्टेप फर्स्ट में हमारे पास आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर यही डबल बॉन्ड CH2। ये दो बार में तोड़ा जाता है एक्चुअल में, मैंने एक ही जगह तोड़ दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अलग अलग भी बता सकते हो। तो यहाँ हमारे पास आ गया CH3 प्लस यहाँ बाहर क्या निकल गया? HCl। अगेन HCl जो है वो रिएक्शन करता है, तो H ब्रेक हुआ है हमारे पास प्लस में और Cl ब्रेक हुआ है माइनस में। प्लस आगे देखते हैं K प्लस में ब्रेक हुआ है और OH ब्रेक हुआ है माइनस में, तो माइनस प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ बाहर क्या निकल गया? H2O प्लस KCl। यही ना एलिमिनेट हुआ है। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म था, इसमें कुछ नहीं है। इस मैकेनिज्म के अंदर थोड़ा सा आपको दिमाग की अप्लाई करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाना है, बाकी या तो खुद ब खुद आ जाता है। एक बार और मैं समझा रहा हूँ, आप लोग एक बार और देखिए। यहाँ पे अगर ब्रेक होता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन का पोलैरिटी जो है वो ज्यादा होता है, इट मींस क्लोरीन पे आ गया नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर H और C के बीच में जो कार्बन ब्रेक हुआ है तो H पे आ जाता है प्लस चार्ज और कार्बन पे आ जाता है माइनस चार्ज। यहाँ देखिए माइनस और प्लस, HCl बाहर निकला है क्या यहाँ पे? अब यहाँ पे प्लस बचा है यहाँ, यानी अर्थात ये कहने का मतलब है कि कार्बन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस कार्बन के ऊपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
इट मींस यह किसी भी सिचुएशन में अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा, अपना वैलेंसी पूरा करना चाहेगा। तो यहाँ का जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के लिए साझा करेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो जाता है जो कि एक डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बाहर हुआ HCl, अगेन H देखिए टूटा है प्लस में और Cl टूटा है माइनस में। फर्स्ट स्टेप में हमने जो मेटल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो माइनस प्लस के साथ और प्लस माइनस के साथ, तो बाहर क्या हो गया H2O प्लस KCl। दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ इवन रिएक्शन। अब इससे आसानी से इसके और साधारण तरीके से और नहीं बताया जा सकता है। अब देखिए इसको मैं और तोड़ के बता रहा हूं। देखिए CH3 और CH3, यहाँ है Cl। अब ये जब टूटेगा तो Cl पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, -7, यानी ये मिल गया हमारे पास CH3 प्लस चार्ज प्लस Cl पे कौन सा चार्ज आया है, -4, यहाँ क्या आ गया CH3। ऐसे भी आप तोड़ के बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इसको गलत नहीं ठहराएगा। CH3 CH2 और यहाँ H, यहाँ प्लस एक चार्ज है क्या, और यहाँ क्या है CH3। अगेन जब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, यानी यह बन जाएगा CH2 माइनस C प्लस CH3। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस बाहर यहाँ क्या निकला है, H प्लस आयन निकला है क्या बात, या माइनस या प्लस मिलके एक बॉन्ड यहाँ बना लेगा क्या, यस बना लेगा, यानी H आया प्लस Cl पर आया माइनस, अगेन K पर आया है प्लस और OH पर आया है माइनस। OH पर क्या आया है, माइनस, तो प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ बन गया। ऐसे भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन देम टू मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को आप एकदम तोड़ के बता सकते हो और 2 स्टेप में भी इसको आप डील कर सकते हो, इसको आप डिस्कस कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज को आप आसानी से बता सकते हो, आसानी से डिस्कस कर सकते हो। अब बताइए आप थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए आगे बढ़ाया जाए। ठीक, अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेसिमाइजेशन। क्या स्टार्ट किया था स्टूडेंट पिछले क्लास में, रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन जानने से पहले हम लोग स्टार्ट किए थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या स्टार्ट किए थे, उससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी वैसे साधारण लाइट जो एक ही दिशा में गमन करे और एक ही सतह पर वाइब्रेट करे, तो वैसे लाइट को हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे हमने बताया था जब हम लोग लेजर लाइट मारते हैं तो वह एक ही प्लेन में जाता है, एक ही सतह पे गमन करता है, तो वह हम लोगों ने देखा था। फिर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की पालन करे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। अब उसमें थोड़ा सा और हम लोगों को आज आगे बढ़ना है, थोड़ा सा और उस सिलेबस को आगे बढ़ाना है। एक्चुअल में ये 12th के सिलेबस में है आपको, लेकिन वो आपको 11th में जानना होता है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, एनांसियोमर क्या है, कायरल कार्बन क्या है, इन सब चीजों को आप लोगों को 11th में ही जानना होता है। लेकिन अगर मैं 12th बताता हूं तो मैं इस टॉपिक को जरूर बताता हूं, क्योंकि 12th क्लास में तो नहीं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत जरूरी होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना फिर आगे का सिलेबस। आगे का हमारे पास सिलेबस क्या है, चलिए ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट किए थे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, क्या स्टार्ट किए थे हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड।
ठीक है, कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या है, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक ही दिशा में गमन करने के लिए बाध्य कर दे उसके क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब हमें देखना है कि अगर कोई कंपाउंड है, हमारे पास कोई यौगिक है, उसका रोटेशन जो है, उसका जो मूवमेंट है वो अगर लेफ्ट से राइट की ओर हो रहा है, यानी घड़ी की दिशा में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर उस कंपाउंड का रोटेशन राइट से लेफ्ट की ओर हो रहा है, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लिगो रोटेटरी, यानी जिसको L नेगेटिव से इंडिकेट किया जाता है। यानी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसका। तो such substance that rotates the plane polarized light towards right is known as dextrorotatory. It is denoted by D पॉजिटिव। यानी वैसे सबस्टांस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की ओर रोटेट कराए, राइट की ओर घुमा दे, तो उस रोटेशन को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। उस रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसे डी पॉजिटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। क्या चीज के द्वारा इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट, डी पॉजिटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। जैसे थोड़ा सा इसको हम लोग एग्जांपल के द्वारा एक समझते हैं। CH3 COH H और यहाँ है COOH, ठीक है, यह कंपाउंड है हमारे पास। अब इसका रोटेशन हमें जानना है कि इसका रोटेशन कैसा होगा। तो देखिए यह कायरल कार्बन है क्या, यह कायरल कार्बन है क्या, यानी वैसे कार्बन जिसके चारों वैलेंसी में डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हों, तो उसे हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कायरल कार्बन, CHIRAL, कायरल कार्बन। कितने लोग कायराल भी बोलते हैं, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, इसको हम लोग कायरल कार्बन ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पे हमारे पास OH, यहां पे हमारे पास है OH, और यहां पे है CH3OH, और यहां पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो कार्बन के चारों वैलेंसी में चार डिफरेंट एटम लगे हुए हैं, क्या सॉरी, चार डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं, चार डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। अब अगर हम बात करते हैं इसकी रोटेशन की कि यह कैसे घूमेगा, या घड़ी के दिशा में घूमेगा कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा, तो चूंकि यह जो न्यूक्लियोफाइल है इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, इसको इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता जो है सो ज्यादा होती है, तो H और OH के बीच यह रोटेशन होता है, यानी रोटेशन होगा ऐसे घड़ी के दिशा में। कैसे रोटेशन होगा, घड़ी के दिशा में। तो इसका नाम हो जाता है D पॉजिटिव लैक्टिक एसिड,
डी पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, ठीक है, डी पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। या लैक्टिक एसिड जो है यह एक्चुअल में लैक्टोज का एंजाइमर होता है। लैक्टोज यानी या बेसिकली दुग्ध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। तो ठीक है, इसका रोटेशन कैसा हुआ, यह डी पॉजिटिव, पॉजिटिव डी इंडिकेट कर रहा है, डी मतलब क्या हुआ डेक्स्ट्रो, और पॉजिटिव यानी रोटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी घड़ी के दिशा में रोटेशन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। अब ये तो अपने पास पहला हुआ है जो जिसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी नाम दे रहे थे। अब थोड़ा सा दूसरा पॉइंट इसका देखते हैं, हम लोग दूसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। such substance who rotates the plane polarized light, plane polarized light, plane polarized light towards लेफ्ट, यानी किधर की ओर घुमाए, बाएं की ओर घुमाए, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए, तो इज नोन एज लीवोरोटेटरी, ठीक है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में किसी कंपाउंड का रोटेशन है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवोरोटेटरी, और इसे जो है एल नेगेटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है स्टूडेंट, एल नेगेटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाता है लीवोरोटेटरी को, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी डिनोटेड बाय डी पॉजिटिव एंड लीवोरोटेटरी डिनोटेड बाय एल नेगेटिव। यहाँ पे एल जो है यह इंडिकेट कर रहा है लीवो को, और नेगेटिव चार्ज जो है यह रोटेशन को बताता है कि इसमें जो रोटेशन है वो घड़ी के विपरीत दिशा में हो रहा है, यानी रोटेशन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट की ओर हो रहा है, दाएं से बाएं की ओर हो रहा है, यानी ऐसे हो रहा है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं एल नेगेटिव के द्वारा। तो ये हमारे पास था लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो उसी को हम ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए सपोज दैट CH3 है, CH, यहाँ आ गया अपने पास OH एंड COOH। अब यहाँ पे जो रोटेशन होगा वह इधर से इधर की ओर होगा, यानी इसको हम लोग नाम लिख सकते हैं L नेगेटिव लैक्टिक एसिड। क्या नाम लिख सकते हैं स्टूडेंट, L नेगेटिव लैक्टिक एसिड। तो ठीक है, सीधी सी बात है भाई, एकदम सीधा सीधा सा बात है। अगर जो कंपाउंड घड़ी के दिशा में विपरीत रोटेशन कर रहा है इट मींस डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो कंपाउंड घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन कर रहा है इट मींस लीवोरोटेटरी। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देखते हैं तो जो OH समूह है वह जो है सो राइट साइड में उपस्थित है, लेकिन वहां जो OH समूह है वह लेफ्ट साइड में उपस्थित है। इट मींस यहाँ पे राइट साइड में अगर उपस्थित है तो लेफ्ट से राइट की ओर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड में उपस्थित है तो राइट से लेफ्ट की ओर होगा। इट मींस दिस इज एग्जांपल ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड दैट इज एग्जांपल ऑफ लीवोरोटेटरी। तो ये हमारे पास कंसेप्ट था लीवोरोटेटरी और डेक्स्ट्रोरोटेटरी का। अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, इसके बाद इसको हिंदी में लिखने की जरूरत है क्या, मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं आएगा एकदम। तो वैसे सब्सटेंस या वैसे पदार्थ जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाएं की ओर घुमाए तो उसे डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहा जाता है, इसे डी पॉजिटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अरे वैसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की ओर घुमाए, लेफ्ट की ओर रोटेट करे तो उसे लीवोरोटेटरी कहा जाता है, इसे एल नेगेटिव के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ठीक है।
तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एक एक एग्जाम्पल यहाँ भी आप लोग लिख लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मिटाया जाए इसको, दोनों लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख के आपको ये एग्जाम्पल लिखना है, दूसरा पॉइंट लिख के आपको वो एग्जाम्पल लिखना है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कायरल कार्बन के बारे में कि कायरल कार्बन क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस नाम से ही आ जाता है एग्जाम में कि बताइए कायरल कार्बन क्या है। तो उसको आप लोगों को ये डेफिनेशन देना है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, मैं अभी जो समझाने जा रहा हूँ आपको। चलिए ठीक है, चलिए कायरल कार्बन क्या देखना है हमें, CHIRAL कायरल कार्बन क्या देखना है हमें स्टूडेंट, कायरल कार्बन। तो if a carbon atom, if a carbon atom sustain four different atoms or groups, atoms or groups is known as atoms or group in atoms or group is known as कायरल कार्बन। ठीक है, यानी यदि किसी कार्बन में जो है 4 डिफरेंट एटम है या 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम है तो वैसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट, कायरल कार्बन। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं वैसे कार्बन परमाणु जिसके चारों वैलेंसी में संयुक्ता में चार भिन्न भिन्न समूह जुड़ा हो तो उसे कायरल कार्बन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे कार्बन जिसके चारों वैलेंसी में 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हों
तो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। जैसे करके जैसे हम देखते हैं सी, अभी हम लोगों ने देखा था CH3HOH और COOH, इसका नाम क्या था बताइए? अभी थोड़ा जस्ट मिनट पहले हम लोग देखें, बताइए इसका नाम। यानी डी पॉजिटिव, रोटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी डी पॉजिटिव लैक्टिक एसिड, डी पॉजिटिव लैक्टिक एसिड। अब अगर इसका हम लोग देखिए, ये इसमें ये कौन सा कार्बन है? कायरल कार्बन है। कौन सा कार्बन है स्टूडेंट? कायरल कार्बन। ठीक है, कोई भी ऐसा समूह दो है जो एक समान हो, है क्या? नहीं है। H अलग है, OH अलग है, CH3 अलग है और COOH अलग है। यानी चारों के चारों जो कार्बन का 4 वैलेंसी है उसमें चारों के चारों अलग अलग ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम लगे हुए हैं। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ कायरल कार्बन। तो यह डी पॉजिटिव है, L को L नेगेटिव आप बना लीजिए कि नहीं, बस H के जगह पे OH और OH की जगह पे H। दिस इज एग्जांपल ऑफ L नेगेटिव कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये हमारे पास था कायरल कार्बन। क्या था स्टूडेंट? कायरल कार्बन। यानी अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कायरल कार्बन क्या है, तो जिस कार्बन के चारों वैलेंसी में अलग अलग ग्रुप और परमाणु जुड़े हुए हों तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन बोलेंगे। तो ये हमारे पास कहानी थी कायरल कार्बन की। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एनांसियोमर को देखते हैं कि एनांसियोमर क्या है या एनांसियोमेरिज्म क्या है, उस चीज को हमें देखना है। उसमें हम लोगों को मिलेगा रेसनिक मिक्सचर आगे चल के, जिसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिसको हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया है। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोगों को स्टार्ट करना है एनांसियोमेरिज्म क्या है, यानी एनांसियोमर क्या है। तो एनांसियोमर उसे कहते हैं वैसे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। क्या हो? मिरर इमेज हो, लेकिन एक दूसरे के सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो। अब मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पॉसिबल क्या है, 11th में आप लोगों ने देखा होगा। तो मान लीजिए सपोज दैट कि अगर दो कंपाउंड है हमारे पास, उसका मिरर इमेज सेम हो, यानी जो उसका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है वह क्या है? सेम हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है A और A, ठीक है, इसको मिरर में देखिएगा तो दोनों सेम दिखेगा। ये मान लीजिए या मिरर का इमेज है, सेम दिखेगा। लेकिन अगर जो सुपर इम्पॉसिबल, या मिरर इमेज भी है सुपर इम्पॉसिबल भी है, मिरर इमेज भी है सुपर इम्पॉसिबल भी है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास है B और यहाँ भी है B, ठीक है। तो देखिए यह B कुछ ऐसे बन जाए। अब इसको अगर हम ऐसे रखते हैं तो यह पूरा का पूरा इससे ढका जाएगा कि नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल। तो वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे का मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो। जैसे मान लीजिए यह हमारे पास हाथ है, अगर इसको मैंने ऐसे इस पे रख दिया तो नीचे वाला जो हाथ है वह पूरा का पूरा इससे ढक गया है कि नहीं? ढक गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पॉसिबल। क्या बोलते हैं? सुपर इम्पॉसिबल। अब मान लीजिए सपोज दैट ये हाथ ऐसा है, मैंने इस हाथ को ऐसे रख दिया तो यह पूरा का पूरा नीचे वाला हाथ ढकाया है क्या? नहीं ढकाया है, यानी इतना ऐसा पोर्शन है जो खाली रह जा रहा है, तो इसको हम लोग सुपर इम्पॉसिबल नहीं कहेंगे, इसको हम लोग सुपर इम्पॉसिबल कहेंगे। तो वैसे कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो हो लेकिन सुपर इम्पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाएगा एनांसियोमर। एक दूसरे का क्या बोला जाएगा? एनांसियोमर। देखिए एनांसियोमर का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा भाई। क्या होता है स्टूडेंट? जुड़वा भाई। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी कुछ ऐसा घटना पाया जाता है, दिस इज नोन एज एनांसियोमर। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे टार्टारिक एसिड का। टार्टारिक एसिड जो है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक समूह होता है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस लेक्चर में जो है अब अपना समय खत्म हो चुका है।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सत श्री अकाल, धन्यवाद।